गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के पार्ट 2 में हिंदी के हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इस पाठ के अर्थ को पढ़ा है, ठीक ना। अब पाठ के अर्थ के बाद हम इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उसे पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं, जो भी आपको छंद दिए गए हैं, उन छंदों को आप बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इन प्रश्नों को आप भी पढ़ करके, देख करके वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि हमारा सिलेबस जो है वो धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और उसका नोट्स अपनी फेयर कॉपी में बनाते रहेंगे। इसकी कॉपी आप अलग बना लेंगे, फर्स्ट कॉपी होगी। व्याकरण अभी जो आपको पढ़ाए गए हैं, व्याकरण की कॉपी आपकी अलग होगी। तो आइए अब हम इस पार्ट 2 में हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ पर आधारित ये जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसका पहला खंड है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता हैं। ठीक, इसमें 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। तो अब तो आपको इन तीनों नाम पढ़ने के बाद पता चल गया होगा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के रचयिता कौन हैं, क्योंकि इस पाठ के प्रारंभ में मैंने उस कवि का जीवन परिचय भी आप लोगों को बताया था। तो उत्तर हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पता चल गया होगा। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, शिवमंगल सिंह सुमन। ओके। पहले का खा खंड, बहता जल पीने वाले पक्षी मर जाएंगे। बहता जल पीने वाले पक्षी मर जाएंगे। कब मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, या ये दोनों का मतलब भूखे और प्यासे दोनों। तो ये कैसे मर जाएंगे? आपको ये पंक्ति याद होगी, ठीक ना, कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो दोनों शब्दों का प्रयोग आया है पंक्ति में कविता के। तो इसका मतलब इसमें तीसरा विकल्प ये दोनों सही होगा। ठीक, आइए अब हम इसका तीसरा खंड देखते हैं, गा खंड। पक्षी कनक कटोरी की मैदा से बेहतर मानते हैं। बेहतर माने अच्छा। पाठ में आपने पढ़ा है कि पक्षी कह रहा है कि आप हमें अपने सोने के पिंजड़े में बंद करके अगर सोने में की कटोरी में हमें मैदा खाने के लिए देंगे तो उससे अच्छा हमें कुछ और है। कटुक निबोरी शब्द आया है। कटुक माने कड़वी, निबोरी माने नीम का फल। ठीक, तो यहाँ भी विकल्प देख लेते हैं, नीम का फल, जामुन का फल, आम का फल। तो इसका गा का पहला आंसर सही होगा, नीम का फल। ओके, आइए अब हम इसका घा खंड देखते हैं। पहले का, पक्षी की अभिलाषा है स्वतंत्र उड़ने की, परतंत्र रहने की, या दोनों की। देखिए, स्वतंत्र का विलोम होता है परतंत्र। तो परतंत्र तो पक्षी रहना नहीं चाहता, वो बार बार अपने स्वतंत्रता की बात कर रहा है। इसीलिए घा का भी पहला खंड सही होगा, स्वतंत्र उड़ने की। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखी कविता पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये दूसरा प्रश्न 2 भागों में विभक्त है, का और खा में। तो इसमें कवि जो है वह भाव व्यक्त करने के लिए कह रहा है। भाव आप वहाँ से ले सकते हैं जहाँ मैंने आपको छंद के अर्थ पार्ट फर्स्ट में बताए हैं। उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा, भाव का मतलब होता अर्थ, ठीक है ना। तो इसका अर्थ आप वहाँ से अगर पढ़े होंगे तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको बड़ी आसानी से हल कर ले जाएंगे। जैसे आइए हम दूसरे का देखते हैं। तो यहाँ सीधा आप हेडिंग डाल देंगे कि भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कह रहा है तो आप हेडिंग डाल देंगे, उत्तर में भाव का संकेत डालेंगे। संकेत में हो जाएगा कनक तीलियों डाट डाट टूट जाएंगे। उसके बाद हेडिंग डाल देंगे भाव, और फिर लिख देंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसका भाव हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि पक्षी कहता है कि यदि आपने हमें अपने सुनहले पिंजड़े में, सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया तो उस सोने के पिंजड़े की तीलियों से टकरा टकरा के हमारे पंख नष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे।
इसलिए आप हमें स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक, ये है इसका भाव। आइए अब हम दूसरे का खा देखते हैं। दूसरे का खा कह रहा है, कहीं भली है कटिक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए यहाँ कब फिर कहता है कि यदि आप हमें पिंजड़े में बंद करके सोने की कटोरी में खाने के लिए मैदा देते हैं तो उस मैदे से कहीं ज़्यादा अच्छी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए हमें नीम का कड़वा फल लगता है। ये इसका भाव हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी पहले आप हेडिंग डालेंगे, संकेत कहीं भली डॉट डॉट मैदा से, उसके बाद भाव हेडिंग डाल करके इस तरह से इसका भाव लिख देंगे। ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि यह भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। अब इस पाठ पर आधारित जो तीसरा प्रश्न है, ठीक, तीसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष हैं। इन चारों पंक्तियों पर आधारित ये 3 प्रश्न आपके हैं। इनको आप फेयर कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अब आपकी कॉपी में, आपकी परीक्षा में आएंगे, एग्जाम में। देखिए का देखते हैं इसका, पक्षी अपनी गति और उड़ान क्यों भूल गए हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद होने के कारण अपनी गति और उड़ान भूल चुके हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। पक्षी स्वर्ण श्रृंखला में यानी पिंजरे में बंद, अब वो पिंजरा स्वर्ण श्रृंखला का यहाँ प्रयोग किया है कवि ने, वो स्वतंत्रता के महत्व को व्यक्त करने के लिए, लेकिन आप केवल पिंजरे में बंद होने के कारण लिखेंगे, क्योंकि सबके पास सोने के पिंजरे सुलभ नहीं होते हैं। तो वही है कि पक्षी अपनी गति और उड़ान क्यों भूल गए हैं। पक्षी पिंजरे में बंद होने के कारण अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। आइए अब हम देखते हैं तीसरे का खा प्रश्न। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से क्या अर्थ है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अर्थ है कि अगर आप हमें सारी सुख सुविधाओं से युक्त करने के बाद भी, यानी सारी सुख सुविधाएं देते हुए भी आप हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो उसी को स्वर्ण श्रृंखला कहा गया है। ठीक है ना। इसका है तीसरा, यानी तीसरे का गा खंड। तीसरा खंड देखते हैं। पक्षी सपने में क्या देख रहे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी जो है वह सपने में वृक्ष की डाली पर बैठकर झूला झूलने को देख रहे हैं। ठीक ना, यानी वो हकीकत में, चूँकि पिंजड़े में बंद हैं, इसलिए हकीकत में वो वृक्ष की डाल पर बैठ कर के नहीं झूल पा रहे हैं, केवल वो स्वप्न में देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हम वृक्ष की डाल पर बैठकर झूल रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये तीसरा प्रश्न भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे का प्रश्न देखिए, हम नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथे प्रश्न को 5 खंडों में बांटा गया है। इनमें 5 उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं का खा गा घा अंगा करके। तो इनके उत्तर आपको क्रमशः लिखने हैं। इसको भी आप फेयर कॉपी में नोट्स बना लेंगे। आइए अब हम चौथे का प्रश्न देखते हैं। पक्षियों के गाने में क्या बाधा है। ठीक, पक्षियों के गाने में क्या बाधा है। पक्षी पिंजरे में बंद हैं, इसलिए वे अपने जीवन के गीत नहीं गा सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, इसीलिए वह अपने जीवन के गीत नहीं गा पा रहे हैं। ठीक ना, पक्षी पिंजरे में बंद हैं, इसलिए अपने जीवन के गीत नहीं गा पाते। ये इसका उत्तर होगा। अब हम चौथे का खा प्रश्न देखते हैं। पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। खा कह रहा है पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। इसका उत्तर हो जाएगा, पक्षी इस खुले आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ना चाहते हैं, इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी जो हैं वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ठीक ना, पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में उड़ना चाहते हैं, इसलिए हर सुख सुविधा पाने के बाद भी वे पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते। आइए अब हम इसका तीसरा खंड देखते हैं। चौथे का गा, पक्षियों ने क्या सपने देखे थे। पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं। ठीक ना, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा है कि पक्षी सपने में क्या देख रहे थे।
तो वही है, पक्षी ने क्या सपने देखे थे, उसी को घुमा के पूछ लिया गया है। पक्षियों ने पेड़ों की फुनगी पर झूला झूलने का स्वप्न देखा था, एक उत्तर हो गया इसका। और पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं, पक्षी आकाश में उड़ना चाहते हैं, ये दूसरा उत्तर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए अब हम चौथा खंड घा खंड देखते हैं। पक्षियों की क्या इच्छाएं हैं, कविता के आधार पर लिखिए। पक्षियों की क्या इच्छाएं हैं। देखिए, पक्षी स्वतंत्र रहकर जंगल की कड़वी निबौरी खाना चाहते हैं, कड़वे नीम का फल खाना चाहते हैं, नीले आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक उड़ना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। ठीक, तो ये इनकी इच्छाएं हैं। फिर से, पक्षी जो है वो स्वतंत्र रहकर कड़वी निबौरी खाना चाहते हैं, नीले आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक उड़ना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। ठीक, उम्मीद है कि इसका भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आइए अब हम चौथे का पांचवा यानी अंगा खंड देखते हैं। पक्षी किससे क्या प्रार्थना कर रहे हैं और क्यों। देखिए, पक्षी जो है वो मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक ना। क्यों कर रहे हैं, वह कहते हैं कि आप चाहे हमारे पेड़ पर स्थित घोंसले को नष्ट कर दो, ठीक, चाहे हमारा निवास तोड़ डालो, पर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी स्वतंत्र उड़ान में बाधा मत डालो। ये प्रार्थना कर रहा है पक्षी कि आप हमारे सारी सुख सुविधाओं को हमसे छीन लो। हम जो पेड़ों पर घोंसला बना के अपना निवास बनाते हैं, उस निवास को तोड़ दो, घोंसले हमसे छीन लो। लेकिन ईश्वर ने अगर हमें पंख दिया है तो उड़ने के लिए ही दिया है, तो हमारी उस उड़ान में आप बाधा मत डालिए। ये इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि ये जो 4 प्रश्न हैं पाठों पर आधारित, ये आपको आसानी से आ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आ जाइए, हम इस पाठ पर आधारित कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं भाषा सरिता करके, इसको देख लेते हैं। देखिए, भाषा सरिता में का जो है ये आ रहा है, कविता में आए तत्सम शब्द लिखिए। कविता में कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें आपको यहाँ लिखना है। जैसे कनक, कटुक, तारक और क्षितिज, ये 4-5 शब्द हैं, इनका प्रयोग किया गया है कविता में। फिर से एक बार देख लेते हैं, कनक, कटुक, तारक और क्षितिज, ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। फिर इस तरह से अब हम इसी के खा खंड को देख लेते हैं। नीचे लिखे तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द कविता से छांट कर लिखिए। देखिए, ये कुछ तत्सम शब्द आपको दिए गए हैं, इसके तद्भव लिखना है। अब आप तो ये जानते होंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। देखिए, तत्सम शब्द वे, चूँकि व्याकरण में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के होते हैं और संस्कृत भाषा से अब बिना परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वहीं तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये हमें तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव लिखने हैं कविता से छांट करके। जैसे पक्षी का है, ठीक ना, तो पक्षी का यहाँ तद्भव क्या है, पंछी है। ठीक, पक्ष का पंख होगा, पंख टूट जाएंगे, ठीक ना, स्वर्ण श्रृंखला से टकराकर मेरे पंख टूट जाएंगे, पक्ष का पंख होगा। श्वास है, श्वास का सांस होगा। स्वप्न है, स्वप्न का सपना होगा। ठीक, ये इसके तद्भव शब्द होंगे। आइए अब हम उसके आगे देखते हैं भाषा का दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे शब्दों को मूल शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। नीचे लिखे शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। देखिए, प्रत्यय भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना, प्रत्यय हम किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं, तो प्रत्यय का भी अध्ययन आप कर चुके हैं। तो देखिए, इसका हम जब का खंड देखते हैं कि ये मूल शब्द क्या है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसको जब हम देखते हैं तो ये बन जाता है, पहला शब्द देखिए, का खंड इसका जो दिया गया है वो है पीने वाला। पीने वाला,
तो जब हम इसको मूल शब्द और प्रत्यय, देखिए 2 भागों में ये आपका पार्ट पेज डिवाइड है, धन के पहले और धन के बाद डाट डाट लगे हैं। तो धन के पहले देखिए ऊपर लिखा गया है, मूल शब्द आपको लिखना है, बाद में प्रत्यय लिखना है। तो पीने वाले का मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, पीने और धन वाला, पीने धन वाला। तो इस तरह से वाला प्रत्यय हो गया और पीने शब्द हो गया। ठीक, उसी तरह से अब हम देखते हैं हमारा दूसरा खंड कह रहा है भूखा। इसमें कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है? तो मूल शब्द भूखा में हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा भूख, ठीक, धन आ प्रत्यय हो जाएगा, भूख धन आ, ये बन जाएगा भूखा। ठीक, उसी तरह से अब हम तीसरा देखते हैं दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है, खंड है, वो कह रहा है प्यासा। तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा प्यासा का प्यास, धन आ, प्यास धन आ, ये शब्द बन गया है प्यासा। इसी तरह से घा यानी चौथा खंड कटोरी है, ठीक है ना, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा कटोरा, धन ई, ये हो जाएगा कटोरी, क्योंकि कटोरा इसका मूल शब्द है और कटोरा से कटोरी बना हुआ। ठीक, उसी तरह से इसका पांचवा खंड है टकरा कर। तो इसका टकरा कर का मूल शब्द हो जाएगा टकरा, धन कर, जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, टकरा धन कर, तो ये हो जाएगा टकरा कर। ठीक, उसी तरह से इसका पांचवा खंड पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध। तो इसका जो मूल शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पिंजर, धन प्रत्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा बद्ध, पिंजर बद्ध। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद हम छा देखते हैं उड़ान। अगला शब्द है उड़ान। तो उड़ान का जो मूल शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा उड़, धन आन प्रत्यय हो जाएगा, उड़ धन आन, इस तरह से ये शब्द बन जाएगा हमारा उड़ान। ठीक, अब दूसरे का जाखंड है और अंतिम है, यह है शब्द सीमाहीन। तो इसका सीमाहीन का मूल शब्द हो जाएगा सीमा, धन प्रत्यय हो जाएगा हीन, प्रत्यय वाले कॉलम के नीचे हम लिख देंगे हीन। तो ये शब्द हमारा हो बन गया है इस तरह से सीमाहीन। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा भाषा का दूसरा प्रश्न आपकी समझ में भी आसानी से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आइए हम इस पाठ पर आधारित व्याकरण का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है पिंजरबद्ध। इसमें आपको समस्त पदों का समास विग्रह करना है। समस्त पद देखिए आपको दिए गए हैं, समस्त पद के नीचे आपको समास विग्रह करना है। तो इसका आपको जब समास विग्रह करना है तो आप कैसे करेंगे? पहला है पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध। तो पिंजरबद्ध का जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पिंजरे में, पिंजरे में बद्ध ही लिख दीजिए या बंद लिख दीजिए, दोनों सही है, पिंजरे में बद्ध, ठीक ना, ये इसका समास विग्रह हो गया। अब आइए हम दूसरा शब्द इसका देखते हैं, कनक तीलियाँ, कनक तीलियाँ। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कनक की तीलियाँ, कनक की तीलियाँ। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा कनक की तीलियाँ, ये इसका समास विग्रह है।
अब आइए हम अगला देखते हैं, कनक कटोरी गा खंड। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा कनक की कटोरी, कनक की कटोरी, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। ओके, आइए अब हम इसका घा खंड देखते हैं, स्वर्ण श्रृंखला। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो स्वर्ण श्रृंखला का विग्रह हो जाएगा स्वर्ण की श्रृंखला, स्वर्ण की श्रृंखला। ठीक, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तारक अनार, अगला शब्द है हमारा अंगा, 5वां, तारक अनार। तो यहाँ तारक अनार, इसका हम कर देंगे तारक रूपी अनार, तारक रूपी अनार। ठीक, या तारक के अनार, दो तरह से इसका हम कर सकते हैं, तारक रूपी अनार या तारक के अनार। ठीक, अब अंतिम शब्द है नभ सीमा, नभ सीमा। तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नभ की सीमा, नभ की सीमा, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से अब ये आपका जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। आज हमारा इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाता है। इसे आप फेयर कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा। पाठ को अच्छी तरह से, व्याकरण को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसके प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, धोखा ना करें। वीडियो देख करके आप फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपका सिलेबस इस तरह से गति पकड़ रहा है धीरे धीरे। जब विद्यालय खुलेगा तो आपके जो टेस्ट होंगे, जो एग्ज़ाम होंगे आपके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें, जिससे उन्हें भी अपने अध्ययन में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नया नोटिफिकेशन आपके पास भेजा जाए तो उसका जो उसकी सूचना है वो आपके पास तक पहुंच जाए। बेल आइकन दबा दें, नया नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचता रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।